हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप सभी आज की कहानी को एंजॉय करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की और अध्याय 16। एक 5 सितारा होटल का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। कक्षा में सभा की खबर पहले ही फैलनी शुरू हो गई थी। जब देव ने पुष्टि की कि वह आएगा तो कई लड़कियों ने खुशी मनाई। आखिरकार देव हाई स्कूल में सबसे सुंदर लड़का था। ज्यादातर लड़कियां उस पर फिदा थीं। ऐसी कई लड़कियां भी थीं जिन्होंने देव के सामने अपनी गलती स्वीकार की। हालांकि उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। हाई स्कूल के दौरान देव का डेस्कमेट हमेशा रुबिका था। हर दिन वह रुबिका के साथ पढ़ता था, खेलता था और एक दूसरे को नाश्ता खिलाता था। उसने अनगिनत लड़कियों की ईर्ष्या को आकर्षित किया। हालांकि रुबिका के सुपरस्टार बनने के बाद उसने धीरे धीरे सभी से संपर्क खो दिया। देविका की सबसे अच्छी दोस्त अंशिका देव के बारे में सुनकर थोड़ी निराश हुई। आह देविका, क्या देव की आर्थिक हालत अब ठीक नहीं है? अंशिका ने पूछा। देविका ने सिर हिलाया। वह तिपहिया वाहन चलाता था और 20 से 30 वर्ग मीटर का एक छोटा सा रेस्तरां खोलता था। वहां बहुत से लोग नहीं थे और वह दिन में केवल 4 घंटे के लिए रेस्तरां खोलता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना नीचे गिर जाएगा। अगर वह पुराना देव होता तो मैं निश्चित रूप से आपको उसका पीछा करने के लिए राजी करता। जहां तक वर्तमान देव की बात है तो उसे भूल जाए। अंशिका ने आगे कहा, लेकिन देव काफी सुंदर है। देविका ने पलटकर जवाब दिया, अंशिका, आर्थिक आधार ही उनके भविष्य का मार्ग निर्धारित करता है। तुम पहले से ही 23 साल के हो। तुम जीवन के उस पड़ाव पर हो जहां तुम सबसे सुंदर दिखते हो। मेरी राय में देव विश्वसनीय नहीं है। जब हमें कोई प्रेमी मिलता है तो हम ज्यादा कुछ नहीं चाहते। बस एक कार, एक घर और कुछ $100,000 का सगाई का तोहफा। देव इसे कैसे वहन कर सकता है? ऐसा नहीं है कि हम भौतिकवादी हैं, लेकिन बाजार इसी तरह काम करता है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप किसी लड़की को भविष्य कैसे दे सकते हैं? इसके अलावा आपके पास एक फिगर है, आप बड़े स्तन वाली हैं और आप अभी भी कुंवारी हैं। हम अब अज्ञानी हाई स्कूल की लड़कियां नहीं हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने भविष्य पर विचार करें, देविका ने कहा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। देविका, तुम सही हो। अब देव से दूरी बनाए रखने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि मोटाराम, विनायक और अंशुमान बहुत अच्छा कर रहे हैं। अंशिका ने सिर हिलाया। बेशक। देखो, रुबिका अब एक सेलिब्रिटी बन गई है। क्या वह देव से अपनी दूरी बनाए रखेगी? ऐसा नहीं है कि हम देव को नीची नजर से देखते हैं। वह बुरा नहीं है। अगर वह दोस्त है तो ठीक है, लेकिन अगर वह प्रेमी है तो भी उसमें कमी है, देविका ने सांत्वना दी। अंशिका ने फोन रख दिया और फूड मार्केट के प्रवेश द्वार पर देव को देखा। वह एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर भी उसका अभिवादन करने के लिए आगे नहीं बढ़ी। हालांकि देव ने पहले ही अंशिका को देख लिया था। वह अपनी तिपहिया साइकिल पर सवार होकर आगे बढ़ा और उसका अभिवादन किया। अंशिका, तुम भी मुंबई में हो? अंशिका ने पलटकर देव को देखा। वह थोड़ी निराश थी और उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। अगर देव अमीर होती तो शायद वह उसे रिझा लेती, लेकिन देव तिपहिया वाहन चलाती थी और वह उसे वह जीवन नहीं दे सकती थी जो वह चाहती थी। वह पहले से ही 23 वर्ष की थी और उसके पास अब देव के साथ बेहतर जीवन के लिए प्रयास करने का समय नहीं था। अब समय आ गया था कुछ दूरी बनाए रखने का। वह देव को अपने बारे में कोई कल्पना नहीं करने दे सकती थी। हाँ, मेरे पास अभी भी कुछ है। मैं पहले विदा लूंगा, अंशिका ने कहा और पलट गया। अरे, अब आप किराने का सामान नहीं खरीद रहे हैं? देव थोड़ा उलझन में था। देविका और अंशिका का दृष्टिकोण हाई स्कूल के दिनों से अलग था। हालांकि देव को इसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार उसे ये लड़कियां पसंद नहीं थीं।
उसे परवाह नहीं थी कि वे चैट करना चाहती हैं या नहीं। अल्पविराम। वीचैट खोलते हुए देव ने रूबिका को एक संदेश भेजा। देव, कल क्लास का पुनर्मिलन है। क्या तुम आ रहे हो? रूबिका, क्या आप चाहते हैं कि मैं जाऊं? देव, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो। नहीं तो मैं कल हॉट सर्च लिस्ट में आ जाऊंगा। देव, मैं बहुत सुंदर हूं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है कि मैं कल आपसे भी ज्यादा लोकप्रिय सुपरस्टार बन जाऊं। रूबिका, म्याऊं म्याऊं, तुम मौत की मांग रही हो। रूबिका, क्या बहुत सारी लड़कियां जा रही हैं? देव, उनकी संख्या काफी होनी चाहिए। देविका और अंशिका भी जा रहे हैं और हमारी कक्षा की कई अन्य लड़कियां भी। रूबिका, भयंकर। रूबिका, एंग्री। देव, क्या हुआ? रूबिका, मैं काम पर जा रही हूँ। मैं कल रात को सब्जी का सलाद लेने आपके रेस्तरां में जाऊंगी। देव, कल रात क्लास का पुनर्मिलन है। अगर मैं समय पर वापस नहीं आ पाया तो क्या होगा? रूबिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रूबिका, henry.jpg। बातचीत के बाद देव थोड़ा असहाय महसूस करने लगा। सहपाठियों के साथ बाहर जाकर भोजन करने, शराब पीने और गाना गाने के बाद दिन बीतने वाला था। हो सकता है कि वह रात को वापस न आ सके। रूबिका वास्तव में रात में अपनी सब्जी सलाद का इंतजार कर रहा था। क्या उसे डर था कि वह दूसरी लड़कियों के साथ सोएगा? देव थोड़ा गुस्से में था। क्या वह उस तरह का व्यक्ति था? वो घिनौनी औरत। अगर मैं किसी दूसरी औरत के साथ सो भी जाऊं तो भी तुम्हारा उससे क्या लेना देना? बेशक देव के मन में ऐसे विचार नहीं थे। अगर उसके मन में वाकई ऐसे विचार होते तो उसकी खूबसूरती के आधार पर शायद कई लड़कियां खुद को उसके सामने समर्पित कर देती। हाई स्कूल में भी यही हुआ था। कोई व्यक्ति देव को रूबिका के जरिए प्रेम पत्र भेजना चाहता था, लेकिन उसने उसे अस्वीकार कर दिया था। जहां तक देव को मिले प्रेम पत्रों का सवाल है, तो उसने उन्हें रूबिका को सौंप दिया ताकि उसका निपटारा हो सके। बेशक रूबिका को भी कई प्रेम पत्र मिले थे। उसने उन्हें देखा भी नहीं और देव को सभी भेजने वालों को वापस करने दिया। इतने वर्षों तक एक साथ रहने के बाद वे मौन सहमति के एक निश्चित स्तर पर पहुंच चुके थे। तुरंत ही देव को एक और कॉल आया। यह अंशुमान का था। देव, कल आना याद रखना। दोपहर 4 बजे न्यू एरा लिशिंग होटल में हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मोटाराम इलाज कर रहा है। चलो उसे मार डालते हैं। हे, अंशुमान ने कहा। इसके अलावा क्या रूबिका आ रही है? हाई स्कूल में तुम्हारे और उसके बीच बहुत अच्छे संबंध थे। वह तुम्हें मुंहतोड़ जवाब देगी, है ना? अंशुमान ने परोक्ष रूप से पूछा। वह मुख्य रूप से देव को समय के बारे में बताना चाहता था और दूसरी बात वह रूबिका के बारे में पूछना चाहता था। वह नहीं आ रही है, देव ने कहा। जब अंशुमान ने ये सुना तो उसे लगा कि उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। रूबिका की स्थिति के कारण देव शायद अब उससे संपर्क नहीं कर सकता था। अय्या, सब ठीक है, सब ठीक है। भाई, क्या तुम्हारी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? इस क्लास रियूनियन का अच्छा उपयोग करो। अगर नहीं तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। अंशुमान ने ठहाका लगाया। मैं कल आपसे संपर्क करूंगी। अलविदा। अंशुमान ने फोन रख दिया। देव ने समय देखा। वह कल शाम 4 बजे क्लास की सभा में जा रहा था। यदि ऐसा होता तो समय थोड़ा जल्दबाजी में होता। जब तक वे खाना खाते और बातें करते तब तक शायद रात हो जाती। रूबिका अभी भी रात में सब्जी का सलाद खाने के लिए उसके पास आती। ये सोचते ही देव को याद आया कि उसने आज साइन इन नहीं किया था। डिंग, सफलतापूर्वक साइन इन हुआ। मुंबई के न्यू एरा लिशिंग होटल 5 सितारा होटल के 20% शेयर प्राप्त करने के लिए मास्टर को बधाई। ये न्यू एरा लिशिंग होटल का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक होने के बराबर है। शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट और संबंधित संपत्ति अधिकार पुस्तकें सिस्टम इन्वेंट्री में संग्रहीत की गई हैं।
मास्टर, आप उन्हें किसी भी समय निकाल सकते हैं। सिस्टम की आवाज गूंजी और देव की आंखें चमक उठीं। इससे पहले वह सिर्फ एक विला और एक बुगाटी ही खरीद पाया था। इन सभी को नकद में नहीं बदला जा सकता था। सिर्फ एक चीज थी जिसे नकद में बदला जा सकता था, वह थी लॉटरी टिकट। वह बहुत बदकिस्मत था और उसे सिर्फ कुछ 100,000 ही मिल पाए। अब उसके पास एक 5 सितारा होटल के 20% शेयर थे। मुंबई का न्यू एरा लिशिंग होटल एक शीर्ष 5 सितारा होटल था और इसका बाजार मूल्य 1.8 बिलियन तक पहुंच गया था। ये होटल सिर्फ मुंबई में ही नहीं था, साथ ही ये राजधानी दिल्ली, कोलकाता और दूसरे प्रांतों में भी स्थित था। यह एक बड़े पैमाने का होटल था जिसमें होटल, आवास और खानपान सब कुछ शामिल था। इस बीच देव ने 20% शेयर प्राप्त कर लिए थे और वह एक 5 सितारा होटल का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक था। ये हर साल करोड़ों के लाभांश के बराबर था। दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक होना ज्यादा आरामदायक था। सबसे बड़े शेयरधारक होने जितना थकाने वाला नहीं था। घर बैठे बैठे भी उसे अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। उदाहरण के लिए अलीबाबा के मालिक जैक मा को ही ले लीजिए। उनके पास हर दिन करने के लिए बहुत सारा काम था। देव को इस तरह की जिंदगी पसंद नहीं थी। वह पैसे कमाने और आराम करने के लिए लेटना पसंद करते थे। वह चुपचाप एक अमीर आदमी बन जाता, किराया जमा करता, स्पोर्ट्स कार चलाता और कभी कभी रूबिका के लिए सब्जी का सलाद बनाता। ऐसी जिंदगी बहुत बढ़िया थी। अध्याय 17। अथाह। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। मुंबई के न्यू एरा लिशिंग होटल में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। किसी ने 20% शेयर हस्तांतरित कर दिए थे। दूसरे शब्दों में कहें तो कोई व्यक्ति मुंबई स्थित न्यू एरा लिशिंग होटल का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया था। और इस व्यक्ति का नाम देव था। दफ्तर में सब कुछ गंभीर और व्यवस्थित था। वहां एक ऑफिस डेस्क, एक कंप्यूटर और एक टेबल थी। ये न्यू एरा के लिशिंग होटल के सबसे बड़े शेयरधारक का कार्यालय था। कुर्सी पर एक महिला बैठी थी जो दिखने में 8/10 से ज्यादा थी। सोनालिका उसके बगल में एक खूबसूरत सेक्रेटरी बैठी थी। किसी 5 सितारा होटल में प्रमुख शेयरधारक का परिवर्तन निश्चित रूप से उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेगा। सोनालिका ने कहा, मिस्टर लिन से संपर्क करने में मेरी मदद करें। उसने देव की जानकारी देखी और गहरी सोच में डूब गई। होटल के 20% शेयर खरीदने का मतलब था कि देव के पास पहले से ही कंपनी में एक महत्वपूर्ण स्थान था। देव के फैसले पहले से ही कंपनी के भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं। सोनालिका को नए शेयरधारक देव के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर देव कंपनी के विकास के संबंध में कोई सुझाव या निर्णय लेना चाहती थी, तो भी वह इसे अनदेखा नहीं कर सकती थी। ठीक है, महिला सचिव ने कहा। फिर उसने देव को बुलाया। क्या आप मिस्टर देव हैं? मैं मिस यान का सचिव हूं। सचिव की आवाज सुनाई दी। सुश्री याना कौन है? देव ने पूछा। नमस्ते, आप न्यू एरा लिशिंग होटल के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक हैं और सुश्री याना कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक हैं, सचिव ने समझाया। क्या बात है? देव ने पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिशिंग होटल के शेयर प्राप्त करने के तुरंत बाद दूसरी पार्टी उसे फोन करेगी। सचिव ने जवाब दिया, सुश्री सोनालिका आपसे मिलना चाहती हैं और कंपनी के विकास पर आपकी राय और योजनाएं सुनना चाहती हैं। मैं व्यस्त हूं, मेरे पास समय नहीं है। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। मिस सोनालिका को बता दें कि मेरे पास कंपनी के विकास और योजनाओं के लिए कोई सुझाव नहीं है। मुझे कंपनी के अंदरूनी मामलों में दखल देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जहां तक आपसे मिलने की बात है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। देव ने इतना कहकर फोन काट दिया। कंपनी के मुख्य सदस्य के रूप में उसे हर दिन बैठकों में भाग लेना पड़ता था। देव को इस तरह का जीवन पसंद नहीं था। उसका मतलब ये था कि वह सोनालिका को बता रहा था कि वह कंपनी में सोनालिका की स्थिति को खतरे में नहीं डालेगा,
न ही वह कंपनी के किसी भी संचालन में हस्तक्षेप करेगा। वह बस चुपचाप लाभांश प्राप्त करना चाहता था। देव को किसी कंपनी का प्रबंधन करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस वही करना चाहता था जो उसे पसंद था। सुश्री याना, सचिव ने सोनालिका की ओर देखा। हाँ, मुझे पता है। देव शायद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके पास मुंबई के ब्लू वेव बे जिले में लेक हॉट विला है और करोड़ों की कीमत की एक सीमित संस्करण वाली स्पोर्ट्स कार है। हालांकि वह अक्सर तिपहिया वाहन चलाता है। ऐसे व्यक्ति के पास हमारी कंपनी के 20% शेयर हैं, लेकिन कंपनी में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। जहां तक देव की अन्य जानकारी का सवाल है, वे सभी छिपी हुई हैं और उन्हें नहीं पाया जा सकता। दूसरे शब्दों में, देव की पृष्ठभूमि अथाह है, सोनालिका ने सोच समझकर कहा। शायद देव को इस बात की परवाह नहीं थी कि इस होटल में उसके कितने शेयर हैं। एक व्यक्ति जो करोड़ों की हवेली में रहने और करोड़ों की स्पोर्ट्स कार चलाने का खर्च उठा सकता है, उसके पास शायद अकल्पनीय संपत्ति होगी। ऐसी स्थिति में मैं मिस्टर लिन से और भी अधिक मिलना चाहूंगा। संक्षेप में, कंपनी के अंतर्गत आने वाले किसी भी होटल को श्री लिन को सम्मानित अतिथि के रूप में मानना चाहिए। हमें उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। एक बार अगर आपने मिस्टर लिन को नाराज कर दिया, भले ही वह आपको जवाबदेह न ठहराएं, मेरे साथ, सोनालिका ने कहा। वह जानती थी कि देव उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है और कंपनी में सत्ता के लिए उससे नहीं लड़ रहा है। वह देव को पर्याप्त सम्मान और व्यवहार भी देगी। भले ही देव ने उसके प्रति सद्भावना व्यक्त नहीं की थी, फिर भी देव एक बड़ी हस्ती थी जिसे पूरी कंपनी अपमानित नहीं कर सकती थी। न्यू एरा लिशिंग होटल परिचित लगता है। हर साल करोड़ों का लाभांश पाना बुरा नहीं है। यह एक बहुत अच्छी आय है। देव मुस्कुराया और छोटे से रेस्तरां में लौट आया। उसने सामान पैक करके कक्षा की सभा में जाने की तैयारी की। जहां तक कक्षा की सभा का सवाल है, देव का दिखावा करने का कोई इरादा नहीं था। वे सभी पुराने सहपाठी थे। अगर वे एक दूसरे को देखते ही दिखावा करने लगें, तो क्लास रियूनियन का मतलब ही खत्म हो जाएगा। देव मुख्य रूप से क्लास रियूनियन में इसलिए गया था क्योंकि वह अपने पुराने हाई स्कूल के सहपाठियों से मिलना चाहता था और उन्हें बेहतर तरीके से जानना चाहता था। अरे भाई देव, हम क्लास रियूनियन में जा रहे हैं। चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। मोटाराम अपनी BMW 5 सीरीज कार से देव के रेस्तरां में गया। देविका भी कार में था। कोई जरूरत नहीं है, अभी समय नहीं हुआ है। मैं बाद में खुद ही आ जाऊंगा, देव ने कहा। रेस्तरां अभी तक साफ नहीं हुआ था। आखिरकार रुबिका आज रात को आने वाली थी। ठीक है भाई देव, मैं पहले विदा लूंगा, मोटाराम ने गाड़ी चलाते हुए कहा। रास्ते में देविका ने फिर से आह भरी। देव अभी भी अपने अहंकार के कारण पीड़ित है। अपनी कार में बैठना कोई बड़ी बात नहीं है, देविका ने कहा। मोटाराम ने असहायता से अपना सिर हिलाया। ये सच है भाई देव, मेरी कार में आ सकते थे। हम सभी अच्छे भाई हैं। वह अपनी तिपहिया साइकिल पर वहां नहीं जा सकते। अगर उनका दूसरे छात्रों द्वारा मजाक उड़ाया जाता है, जो बेहतर नहीं जानते, तो भाई देव भी खुश नहीं होंगे। मैं भाई देव की मदद करना चाहूं तो भी कुछ नहीं कर सकता। अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है, तो मैं कक्षा के पुनर्मिलन के बाद भाई देव के लिए एक विश्वसनीय नौकरी ढूंढूंगा। देविका, क्या तुम्हारे पास कोई विश्वसनीय नौकरी या दुकान है? भाई देव से कहो कि वह एक नया रेस्तरां खोले। मैं उसे पैसे उधार दूंगा, मोटाराम ने कहा। मोटाराम, क्या तुम सच में देव को पैसे उधार देना चाहते हो? अगर तुम F&B में अच्छा काम नहीं करते, तो तुम्हें कुछ $100,000 का नुकसान हो सकता है, देविका ने असमंजस में पूछा। मोटाराम ने हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, मुझे मदद करनी ही होगी। ये सिर्फ कुछ 100,000 की रकम है। अगर मैं अपने दांत पीसूं तो भी मैं इसे निकाल सकता हूं।
देविका ने मोटाराम को देखा और उसके बारे में अपनी राय बदल दी। मोटाराम न केवल अमीर था बल्कि उसका चरित्र भी अच्छा था। उसे वह अधिक से अधिक आकर्षक लगने लगा। अगर वह शादी करना चाहती थी तो उसे ऐसे व्यक्ति से शादी करनी होगी। हालांकि अगर वह वास्तव में मोटाराम के साथ मिल गई तो वह निश्चित रूप से उसे देव को पैसे उधार न देने के लिए राजी कर लेगी। कुछ लाख युआन इसके लायक नहीं थे। रूबिका स्वाभाविक रूप से हाई स्कूल का वह सहपाठी था जो सबसे अच्छा कर रहा था। देव एक रेस्तरां खोलना चाहता था। उसने रूबिका से पैसे उधार क्यों नहीं मांगे? देविका की राय में रूबिका ने बहुत पहले ही देव से संपर्क करना बंद कर दिया होगा। अगर रूबिका ने भी देव की मदद नहीं की तो वह हस्तक्षेप क्यों करेगी? अनजाने में ही कक्षा के पुनर्मिलन का समय हो गया था। चूंकि उनका रेस्तरां लिजेंड होटल से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए देव को बुगाटी चलाने की कोई परवाह नहीं थी। वह साइकिल चलाते हुए अपने शरीर को प्रशिक्षित कर सकता था, क्यों नहीं? जहां तक दिखावे की बात है, देव को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने वीचैट खोला और रूबिका की प्रोफाइल तस्वीर पर क्लिक किया। देव, मैं जा रहा हूं। देव, मैंने अभी देविका को देखा। रूबिका, भयंकर। रूबिका, आज रात मेरी सब्जी सलाद के बिना तुम मुर्दा हो। रूबिका, एंग्री। योजक चिन्ह। अध्याय 18:840,000 किराया हाथ में, सबको चौंका देने वाला। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। न्यू एरा लिशिंग होटल मुंबई के शीर्ष 5 सितारा होटलों में से एक होने के कारण यहाँ की सजावट शानदार थी। यहाँ के व्यंजन भी महंगे थे और बेशक स्वाद भी लाजवाब था। लिशिंग होटल की सेवा का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। देव अपनी तिपहिया साइकिल पर सवार होकर होटल पहुंचा। दरवाजे पर खड़े 2 वेटर देव की तरफ देखकर मुस्कुराए। उन्होंने थोड़ा झुककर धीरे से कहा, आपका स्वागत है। देव को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि यहाँ सेवा का रवैया आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था। उन्होंने उसे सिर्फ इसलिए नीची नजर से नहीं देखा क्योंकि वह तिपहिया वाहन चला रहा था। जैसे ही वह होटल में दाखिल हुए, उनका स्वागत लाल कालीन से किया गया। आसपास के कई वेटरों ने देव को झुककर नमस्कार किया और एक स्वर में उनका अभिवादन किया। देव सीधे उस कमरे की ओर चला गया जहां मोटाराम ने उसे जाने के लिए कहा था। जहां तक इन वेटरों के अच्छे व्यवहार का सवाल है, तो इसका कारण ये था कि उन्हें मुख्यालय से संदेश मिला था। इसमें देव की एक तस्वीर और एक तस्वीर थी जिसमें वह तिपहिया वाहन चलाते हुए दिख रहा था। इससे ये भी पता चला कि देव कंपनी में दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक थे। सोनालिका को पता था कि देव कम प्रोफाइल रखता था, इसलिए उसने कंपनी में सभी को विशेष रूप से निर्देश दिया कि वे जानबूझकर देव की पहचान पर जोर न दें या उसे मिस्टर लिन न कहें, क्योंकि देव को ये पसंद नहीं था। इसलिए भले ही इन वेट्रेस को पता था कि देव कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक था, फिर भी उन्होंने उसे उजागर नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने प्रवेश द्वार पर देव का स्वागत करने के लिए 2 सबसे खूबसूरत वेट्रेस को चुना। इस तरह की अदृश्य कार्रवाई से देव को इस कंपनी के बारे में अच्छी धारणा बनी। जैसी कि उम्मीद थी, सोनालिका, जो कंपनी का सबसे बड़ा शेयरधारक बनने में सक्षम था, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जब वेट्रेसों ने देव को देखा तो वे दंग रह गईं, क्योंकि देव बहुत ज्यादा सुंदर था। जब देव अंदर आया तो उसने सभी वेट्रेस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वे ये भी जानती थी कि देव एक बड़ा शेयरधारक था और बहुत अमीर था। देव बहुत विनम्र था और उसका चरित्र भी अच्छा था। इसके अलावा वह इतना सुंदर था कि वेट्रेस उसे बहुत पसंद करती थी। मिस्टर लिन बहुत सुंदर हैं। वह अभी भी बहुत शांत और विनम्र है। कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। मैंने पहली बार इतना सुंदर व्यक्ति देखा है। मैं उससे प्यार करता हूँ। शश, बहुत ऊंची आवाज में मत बोलो। यह अच्छा है कि तुम अपने दिल में जानते हो, अन्यथा मिस्टर लिन दुखी हो जाएंगे। हमें बस चुपचाप उनकी सेवा करनी है।
जल्दी करो, बॉस लिन की ट्राइसाइकिल का अच्छे से ख्याल रखो। कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि देव को पता चले, लिशिंग होटल ने पहले ही सभी आवश्यक तैयारियां कर ली थीं। ये कहा जा सकता है कि आज कल लिशिंग होटल देव के लिए शीर्ष वीआईपी सेवाओं से पूरी तरह सुसज्जित था। जब देव ने दरवाजा खोला तो उसे कुछ परिचित चेहरे दिखाई दिए। स्वाभाविक रूप से लड़कियां खुश हो गईं, क्योंकि देव वास्तव में बहुत सुंदर था। हालांकि देविका और अंशिका ने उसका मजाक उड़ाया। तो क्या हुआ अगर वह सुंदर था? वह अभी भी गरीब था। भाई देव, आइए आइए, बैठिए। मोटाराम ने तुरंत उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। देव, क्या तुम यहाँ ट्राइसाइकिल पर आए हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें मोटाराम को तुम्हें लेने देना चाहिए था। ट्राइसाइकिल चलाना बहुत थका देने वाला है। अंशुमान ने देव के कंधे पर थपथपाया। अंशुमान थोड़ा नाखुश हुआ जब उसने लड़कियों को देव के लिए जयकार करते देखा। उसके लिए क्लास रियूनियन आयोजित करना आसान नहीं था, और यह उसका घरेलू मैदान था। यहाँ इतनी सारी लड़कियां थीं, तो उसे शेख ही बघारनी पड़ी। ट्राइसाइकिल चलाना भी बहुत अच्छा है। देव को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। आजकल नौकरी पाना बहुत मुश्किल है। मैंने सुना है कि मोटाराम ने पहले ही एक कार और एक घर खरीद लिया है। उसका वार्षिक वेतन 500,000 से 600,000 है ना? अंशुमान ने मुस्कुराते हुए कहा। कई लड़कियां मोटाराम की ओर देखने लगीं। अंशुमान के शब्दों ने तुरंत उनका ध्यान हटा दिया। आखिरकार विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद हर कोई एक दूसरे से पूछेगा कि वे कहाँ काम करते हैं, क्या उन्होंने कार खरीदी है, क्या उन्होंने घर खरीदा है, और उनकी शादी कब होगी। ये ठीक है। ये केवल 500,000 से 600,000 प्रति वर्ष है। मेरी कार केवल एक BMW 5 सीरीज है। मैं बहुत अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मोटाराम ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने दिखावा किया। आखिरकार देविका अभी भी उसके साथ था। इसके अलावा ये सच था, वह दिखावा करने की कोशिश नहीं कर रहा था। जैक मा ने इतने लोगों के सामने कहा कि उन्हें पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। चीफ वांग के लिए तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि 100 मिलियन तो बस एक छोटा सा लक्ष्य है। ये सब इसलिए क्योंकि वे उस स्तर पर पहुंच चुके थे। बुरा नहीं, लिक्सियनग। अंशुमान हंसे। हाँ, मुझे लगता है। मोटाराम हंसा। देविका ने मोटाराम को स्वीकृति भरी नजरों से देखा। जी युतोग अंशुमान के पास बैठी थी। अंशुमान, अब तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है? अंशिका की कमजोर आवाज सुनाई दी। उसकी आंखों में कुछ उम्मीद थी। अंशुमान भी एक अमीर आदमी होना चाहिए। अय्या, ये तो बस इतना ही है। अंशुमान ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। अंशुमान, हमें बताओ, तुम कहाँ काम करती हो? एक लड़की ने पूछा। मैं क्यू में काम करता हूँ और मेरा वार्षिक वेतन केवल 800,000 युआन है। मैं एक पोस्ट चलाता हूँ और 3 घर खरीदे हैं। मुझे हर महीने 20,000 युआन से अधिक का ऋण भी चुकाना पड़ता है। मैं बहुत गरीब हूँ, अंशुमान ने कहा। मोटाराम और अंशुमान ने एक दूसरे की चापलूसी की, जिससे देविका और अंशिका हैरान रह गए। तो अंशुमान और गाओ लिक्सियोनग दोनों बहुत उत्कृष्ट थे। वास्तव में देव इन लोगों की तुलना नहीं कर सकता था। हम उनकी दिखावे की बातें नहीं सुनेंगे। देव, आओ और हमारे साथ बैठो। सच में, यह एक क्लास की सभा है। तुम सब सिर्फ दिखावा करना जानते हो। एक लड़की ने देव की ओर देखा और कहा। कई लड़कियां देव को घेर कर आपस में चर्चा करने लगीं। जहां तक मोटाराम और अंशुमान के दिखावे की बात है, तो कई लड़कियां उन्हें देखने और सुनने में बहुत आलसी थीं। कई लड़कियां देव को छोटी छोटी प्रशंसक लड़कियों की तरह देखती थीं। देव, अब तुम वाकई बहुत सुंदर हो। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? आप अभी भी सर्वश्रेष्ठ हैं। आप उन 2 सरल दिमाग वाले मूर्खों की तरह नहीं हैं जो केवल दिखावा करना जानते हैं।
मैंने सुना है कि अब आपके पास एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। वह कहाँ है? हम जरूर जाएंगे और आपकी मदद करेंगे। देव को कई लड़कियों ने घेर लिया। देव मुस्कुराया और अपने सहपाठियों के साथ बातचीत की। वे सभी सहपाठी थे। हालांकि अंशुमान और मोटाराम कभी कभी दिखावा करते थे, लेकिन वे सार्वजनिक रूप से देव का अपमान या मजाक नहीं करते थे। यह मूर्खतापूर्ण व्यवहार होगा। काफी देर तक बातचीत करने के बाद अंशुमान ने लड़कियों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मोटाराम आज इलाज करने वाला था, लेकिन मुझे इलाज करने दो। मैंने पहले ही सभी के लिए व्यंजन ऑर्डर कर दिए हैं। इसमें ऑस्पिशियस प्लेटर, गोल्डन सूप, ओट सी फूड, सिल्वर गार्लिक के साथ स्टीम्ड प्रॉन्स, अजवाइन के साथ स्टिर फ्राइड स्लाइस स्क्विड, अदरक और लहसुन के कड़ा नूडल्स, नमकीन पोर्क ट्रॉटस, खट्टे सूप में अमेरिकी मेढक और मसालेदार व्हील लेग्स हैं। सभी के लिए खाने के लिए बहुत सारे लॉबस्टर भी हैं, अंशुमान ने उदारता से कहा। अंशुमान के लिए ये सामान्य बात थी कि वह उन्हें दिखाने के लिए भोजन कराने की पहल करे। आखिरकार उसने फिर से पहल की और कई लड़कियां उसकी उदारता के लिए अंशुमान की प्रशंसा करने लगीं। कई वेटरों ने व्यंजन परोसना शुरू कर दिया। उसी समय देव का फोन बज उठा। जिस व्यक्ति ने फोन किया था, वो वही दंपति था जो उस दिन उसका मकान किराए पर लेना चाहता था। मिस्टर देव, हमने इस पर विचार कर लिया है। हम आपके घर को लगातार 6 वर्षों तक 840,000 युआन प्रति वर्ष किराए पर देंगे। किराया साल में एक बार दिया जाएगा। क्या ये ठीक है? शिवेंद्र प्रताप सिंह ने पूछा। जरूर, देव ने सिर हिलाया। अगर वह लगातार 6 साल तक अपना घर किराए पर दे, तो उसकी कीमत 5,040,000 डॉलर होगी। ये काफी बड़ी आय होगी। तो क्या हम अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? अनुबंध का मसौदा तैयार हो चुका है। मैं तुरंत तुम्हें ढूंढने जाऊंगा। शिवेंद्र प्रताप सिंह ने पूछा। आखिरकार जब घर किराए पर लेने की बात आती है तो अनुबंध ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जरूर, मैं लिशेंग होटल की 6ठी मंजिल पर हूँ। देव ने सिर हिलाया। ठीक है, मिस्टर देव, मैं पास ही हूँ। मैं अभी आता हूँ, शिवेंद्र प्रताप सिंह ने जवाब दिया। देव थोड़ा उत्साहित था। यहाँ अपने सहपाठियों के सामने शेखी बघारने का क्या मतलब था? वह तो बस उनसे मिलना चाहता था और उनसे बातचीत करना चाहता था। ये पैसे कमाने जितना व्यावहारिक नहीं था। यद्यपि देव के पास अरबों डॉलर की हवेलियां और स्पोर्ट्स कारें थीं और वह लिशेंग होटल का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक था, फिर भी शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान समय समय पर करना पड़ता था। 840,000 डॉलर का ये वार्षिक किराया लगातार 6 वर्षों तक किराए पर रहने के बाद एक बड़ी रकम के बराबर था। ये देव की पैसों की तत्काल जरूरत के लिए एकदम सही था। जब तक वह अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा, उसे 840,000 युआन किराया मिलेगा। देव, यहाँ कौन आना चाहता है? एक लड़की ने पूछा। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, एक किराएदार अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मुझे ढूंढने आ रहा है। किराएदार? मुझे मत बताओ। देव, तुमने मुंबई में घर खरीदा है? लड़की चौंक गई। मुंबई में संपत्ति की कीमतें आसानी से कुछ मिलियन थीं। ये बस एक छोटा सा घर है। देव ने आगे कुछ नहीं बताया। देविका और अंशिका एक साथ बैठे थे। वे असहाय होकर देव को देख रहे थे और उनकी आंखों में निराशा थी। गरीबी केवल अस्थायी थी। वे किसी ऐसे व्यक्ति से घृणा नहीं करते थे जो बहुत गरीब हो। लेकिन ये बहुत ज्यादा होगा अगर देव जैसा कोई व्यक्ति, जो बहुत गरीब है, फिर भी अपनी शान दिखाने के लिए एक अभिनेता को काम पर रखे। देविका और अंशिका को विश्वास नहीं था कि देव, जो एक तिपही या साइकिल चलाता था और एक साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि वाला था, मुंबई में एक घर खरीदेगा। सौभाग्य से देव अपनी सीमा जानता था और उसने कहा कि यह केवल एक छोटा सा घर था। यह शायद केवल 10 वर्ग मीटर के आसपास था। अन्यथा देविका और अंशिका ने उसे डांटना शुरू कर दिया होता।
बेशक देव को इस बात की परवाह नहीं थी कि देविका और अंशिका क्या सोच रहे थे। वह 840,000 युआन के किराए के बारे में चिंतित थे। अंशुमान और मोटाराम ने इस छोटी सी घटना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे अभी भी खा रहे थे। कुछ ही देर बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी छठी मंजिल पर आया। शिवेंद्र अब छठी मंजिल पर थे। इसके अलावा उनके पास पहले से ही एक अनुबंध तैयार था। शिवेंद्र प्रताप सिंह, जो एक कमरा किराए पर लेने के लिए उत्सुक था, तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए देव की तलाश में आया। मौखिक समझौते को बदला जा सकता है, लेकिन अनुबंध को नहीं बदला जा सकता। मिस्टर देव, मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है। अनुबंध यही है। अगर आपको लगता है कि कोई समस्या नहीं है, तो आप अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। मैं तुरंत आपको 840,000 का वार्षिक किराया हस्तांतरित कर दूंगा, शिवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा। जब उन्होंने शिवेंद्र प्रताप सिंह को ये कहते सुना कि किराया 840,000 RMB प्रति वर्ष है, तो सभी दंग रह गए। हाय भगवान, किस प्रकार के घर का किराया 840,000 युआन प्रति वर्ष होगा? 840,000 प्रति वर्ष। दूसरे शब्दों में, मासिक किराया 70,000 था। देविका और अंशिका पर भारी हमला हुआ। यह असंभव था। भले ही देव अभिनय कर रहा था, लेकिन उसका अभिनय बहुत ज्यादा नकली था। क्या उसे यहाँ अपना हुनर दिखाने के लिए कोई अभिनेता मिल गया? देविका अभी भी अविश्वास में था। जब सभी लोग अनुबंध को देखने के लिए झुके, तो उन्होंने अनुबंध पर गृह जिला अंकित देखा। बेगोनिया गार्डन डिस्ट्रिक्ट 600 वर्ग मीटर। बेगोनिया गार्डन, क्या यह मुंबई का प्रसिद्ध उच्च स्तरीय स्कूल जिला नहीं है? बेगोनिया गार्डन डिस्ट्रिक्ट में प्रत्येक घर की कीमत कम से कम 10 मिलियन युआन है। जहां तक देव के घर की बात है, तो अकेले उसका मूल्यांकन 20 मिलियन से अधिक था। कई सहपाठियों ने अविश्वास से अनुबंध को देखा। हे भगवान, ये बेगोनिया गार्डन डिस्ट्रिक्ट में एक घर है। यह मुंबई का सबसे अच्छा स्कूल डिस्ट्रिक्ट है। देव, आप वास्तव में बेगोनिया गार्डन डिस्ट्रिक्ट में एक घर के मालिक हैं। हे भगवान, 100 वर्ग मीटर का घर कम से कम 20 मिलियन युआन का है। अगर आप सिर्फ डाउन पेमेंट भी करें, तो भी इसकी कीमत कम से कम 6 मिलियन युआन होगी। देव, तुम इतने अमीर कब हो गए? अरे, बेगोनिया गार्डन डिस्ट्रिक्ट में घर वही है जो मैं अपने सपनों में भी खरीदना चाहता हूँ। लेकिन कौन उस घर को खरीद सकता है? देव, तुम इतने लो प्रोफाइल हो और तुम्हारा यहाँ एक घर भी है। बहुत सी लड़कियां चौंक गईं। यह अनुबंध बहुत ही पूर्ण था और इसे नकली नहीं बनाया जा सकता था। देव को देखने का इन लड़कियों का नजरिया पूरी तरह से बदल गया था। तो देव यहाँ का सबसे अमीर व्यक्ति था। 20 मिलियन मूल्य के घर के साथ देव पहले से ही एक बहुकरोड़पति था। देविका और अंशिका ने सब कुछ हैरान होकर देखा। उनकी आंखें खाली थीं। वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। क्या होगा अगर यह वास्तविक है? देव का वास्तव में बेगोनिया गार्डन जिले में एक घर था। अनुबंध में कोई समस्या नहीं है। मैं इस पर हस्ताक्षर करूंगा। आपके साथ व्यापार करना खुशी की बात है। देव ने अनुबंध को ध्यान से देखा और अपने नाम पर हस्ताक्षर कर दिए। अब अनुबंध कानूनी रूप से बाध्यकारी था। ठीक है, लिन, आपके साथ व्यापार करना खुशी की बात है। मैं तुरंत किसी से संपर्क करके आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। शिवेंद्र प्रताप सिंह ने देव से हाथ मिलाया। दोनों पक्षों ने संतुष्ट मुस्कान दिखाए। शिवेंद्र प्रताप सिंह के चले जाने के बाद कमरे में मौजूद सभी लोग देव को ऐसे देखने लगे जैसे वह कोई राक्षस हो। बेगोनिया गार्डन डिस्ट्रिक्ट के मकान बेहद महंगे कहे जा सकते हैं। यहाँ तक कि मोटाराम और अंशुमान, जो सालाना लाखों कमाते थे, शायद यहाँ घर खरीदने में सक्षम नहीं होंगे। मोटाराम को सालाना 600,000 रुपये मिलते थे।
सिर्फ डाउन पेमेंट के लिए ही 10 साल की बचत की जरूरत होगी। किसने सोचा होगा कि देव, जो इस जगह तक तिपहिया वाहन से आया था, वास्तव में एक छुपा हुआ बहुकरोड़पति था। देविका और अंशिका को लगा कि देव अभिनय कर रहा है, लेकिन जब उन दोनों ने देव के फोन पर संदेश देखा तो उनके सारे विचार गायब हो गए। आपको 27 जून को शाम 7:41 बजे 6115 पर समाप्त होने वाले अपने बचत खाते में 840,000 युआन प्राप्त हुए। आपका शेष 875,214 युआन है। निर्माण बैंक, हर कोई दंग रह गया। 840,000 युआन का किराया चुकाया जा चुका था। योजक चिन्ह, अध्याय 19, रोमानी कोंटी ला रोमानी कोंटी। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। जब सभी ने देव का संदेश देखा तो वे सभी दंग रह गए। भोजन करने में उसे 840,000 युआन प्राप्त हुए। 840,000 आरएमबी और अभी अभी हुआ अनुबंध ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि देव के पास बेगोनिया गार्डन जिले में एक संपत्ति थी। इसकी कीमत कम से कम 20 मिलियन थी। अरे, ये तो 20 मिलियन है। भाई देव, आप इतने शानदार कब बन गए? मुख्य बात यह है कि आप अभी भी बहुत कम प्रोफाइल वाले हैं। मुझे बेगोनिया गार्डन जिले में एक घर के लिए डाउन पेमेंट का खर्च उठाने से पहले 10 साल तक काम करना होगा। भाई देव, आपके पास पहले से ही एक घर है जिसकी कीमत 20 मिलियन डॉलर है। मोटाराम ने देव को चौंक कर देखा। बेगोनिया गार्डन जिले में एक घर ऐसी चीज नहीं है जिसे आम लोग खरीद सकें। देव, तुम इतने अद्भुत कैसे हो सकते हो? तुम्हारे पास इतना बढ़िया घर है लेकिन फिर भी तुम इतने लो प्रोफाइल हो। तुमने कहा कि तुम बस एक बेतरतीब जगह पर रह रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास इतना बढ़िया घर है। देव, तुम कब अमीर हुए? कई लड़कियों ने देव को घेर लिया और आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। वे देव की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते थे, लेकिन देव के घर की कीमत 20 मिलियन डॉलर थी। कई लोग उच्च स्तरीय स्कूल जिले में संपत्ति का मालिक बनने का सपना देखते थे। मैं इतना अमीर नहीं हूं। ये सिर्फ कुछ घर हैं। यह ज्यादा कुछ नहीं है। सब लोग अपना खाना खाओ। देव ने अपना हाथ हिलाया और वास्तव में परवाह नहीं की। उसे देखो, वह बहुत शांत है। इसे ही आप टाइकून कहते हैं। ये सिर्फ कुछ घर हैं। या देव के पास पहले से ही ऐसे कुछ घर हैं। अरे, एक अपार्टमेंट की कीमत 20 मिलियन है। 5 अपार्टमेंट का मतलब 100 मिलियन है। देव, मुंबई में आपके पास कितने घर हैं? आप सभी देव को कम आंक रहे हैं। इसके बारे में सोचो। उसने 20 मिलियन डॉलर का घर किराए पर लिया है। वह किस तरह के घर में रहता है? कुछ लड़कियां एक साथ इकट्ठी हुईं और बोलीं। शुरू में अंशुमान ने बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन का ऑर्डर दिया था और उसे दिखाना चाहती थी, लेकिन अब सभी का ध्यान देव पर था। विशेषकर देविका और अंशिका, उनकी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं। देव वास्तव में बहुत अमीर था। वे तुरंत समझ गए। कोई आश्चर्य नहीं कि देव तिपहिया वाहन चला रहा था और एक छोटा सा रेस्तरां खोल रहा था। उसे ग्राहकों की परवाह नहीं थी। मोटाराम देव को $8,000 से अधिक मासिक वेतन वाली नौकरी देना चाहता था, लेकिन देव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। 20 मिलियन युआन की कीमत वाले स्कूल डिस्ट्रिक्ट हाउस को किराए पर देने पर हर महीने 70,000 युआन का खर्च आएगा। ये पहले से ही ज्यादातर लोगों की तनख्वाह से ज्यादा है और किराया तो और भी बढ़ जाएगा। कुछ वर्षों में ये बहुत संभव था कि स्कूल जिले में मकानों की कीमत दोगुनी हो जाए, 20 मिलियन से 40 मिलियन। यदि देव के पास 5 स्कूल डिस्ट्रिक्ट हाउस होते तो क्या उसकी संपत्ति 100 मिलियन से 200 मिलियन नहीं हो जाती? देव, तुम किस तरह का काम कर रहे हो? तुम इतने अद्भुत कैसे हो सकते हो? मैं सबके सामने दिखावा करना चाहता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुमने लाइमलाइट चुरा ली है। अंशुमान प्रभावित हुई। वह कभी कभार ही दिखावा करना चाहता था।
उसका व्यक्तित्व अच्छा था। जब उसने देखा कि देव कितना उत्कृष्ट है तो उसने तुरंत उसे अंगूठा दिखा दिया। वे सभी व्यवसायी थे। अगर देव शानदार बन गया तो भविष्य में उनके बीच व्यापारिक सौदे हो सकते हैं। देव उसकी मदद भी कर सकता है। सभी व्यवसायी थे। अगर देव शानदार बन गया तो भविष्य में उनके बीच व्यापारिक सौदे हो सकते हैं। देव उसकी मदद भी कर सकता है। मेरे पास ज्यादा काम नहीं है और मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। क्या आपने नहीं देखा कि मेरी बचत सिर्फ 800,000 के आसपास है? मेरे पास एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और मैं हर दिन अपना मनोरंजन करता हूं और किराया जमा करता हूं। मैं इसी तरह अपना जीवन जीता हूं। देव ने कहा, वाह, तो आप जीवन का अनुभव कर रहे हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमारा वार्षिक वेतन केवल कुछ 100,000 है। हम दूसरों से तुलना नहीं कर सकते। अंशुमान ने आह भरी। देविका देव के बगल में बैठी थी। उसने देव को देखा और धीमी आवाज में कहा, देव, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बेहतरीन होगे। दरअसल जब मैं हाई स्कूल में थी तो मुझे लगता था कि तुम काफी अच्छे हो। तुम भविष्य में निश्चित रूप से महान काम करोगे। देविका को तुरंत लगा कि देव एक नए स्तर पर है। वह मोटाराम से कहीं बेहतर था। आखिरकार देव बहुत ही विनम्र, सुंदर और अमीर था। उसे विश्वास था कि उसके रूप रंग के कारण देव को पकड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैं इतना भी उत्कृष्ट नहीं हूँ। मैं तो बस एक घटिया तिपहिया साइकिल चला रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह सकता। देव ने अपना सिर हिलाया। दरअसल जब तुम ट्राइसाइकिल चला रही थी तब भी तुम बहुत आकर्षक लग रही थी। देविका ने अपनी आंखें झपकाई और देव को देखा। उसके गाल थोड़े गुलाबी थे। अब उसे लगा कि देव वास्तव में सुंदर था। देव, अंशिका ने कहा, मुझे लगता है कि देविका सही कह रही है। देव, तुम कहाँ रहती हो? अगर तुम्हारे पास समय हो तो क्या तुम हमें वहां देखने के लिए ले जा सकती हो? मैं तुम्हारी ट्राइसाइकिल पर सवारी कर सकती हूँ। दोनों लड़कियों ने तुरंत देव के प्रति अपना उत्साह व्यक्त किया। मोटाराम और अंशुमान ईर्ष्यालु थे। आखिर ये दोनों लड़कियां बहुत सुंदर थीं। अगर वे उसके साथ घर जाने को तैयार होती तो शायद वे चुपचाप इसके लिए राजी हो जाती। शायद जब तक देव तैयार था वह उन्हें बहुत आसानी से लुभाने में सक्षम था। कोई जरूरत नहीं। मैं आमतौर पर काफी व्यस्त रहता हूँ। मुझे एक रेस्तरां खोलना है और काम करना है। देव मुस्कुराया और दोनों लड़कियों को मना कर दिया। हालांकि वे हाई स्कूल के सहपाठी थे, फिर भी वह समझ सकता था कि देविका और अंशिका क्या कहना चाह रहे थे। उन्हें घर ले जाओ, देव। भले ही उन्होंने पहल की, लेकिन देव को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। कम से कम देविका और अंशिका को उससे कोई परेशानी नहीं थी जब वह ट्राइसाइकिल चला रहा था। अब जब उसके पास 20 मिलियन की कीमत का स्कूल डिस्ट्रिक्ट हाउस था तो वे तुरंत उसे फिर से ढूंढने आए। हालांकि देविका और अंशिका अच्छे दिखने वाले थे, देव की नज़र में चरित्र अधिक महत्वपूर्ण था। इसके अलावा देव के आसपास महिलाओं की कमी नहीं थी। लड़कियों की बात करें तो प्रगति का चरित्र उनसे कहीं बेहतर था। रूबिका तो और भी बेहतर थी। कैटेगरल हमेशा से देव की डेस्कमेट रही थी। आज रात देव को उसके लिए सब्जी का सलाद बनाना था। क्या मैं तुम्हें वीचैट पर जोड़ सकती हूँ? मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरे पास तुम्हारा वीचैट नहीं है। देविका ने देव को देखा और उसका पीछा करना जारी रखा। जब तक वह उसे वीचैट पर जोड़ता रहेगा, उसके पास मौका रहेगा। देव कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक वेटर ने दरवाजा खोला। दो खूबसूरत वेट्रेसें दरवाजे पर खड़ी थीं, उनके हाथ में रेड वाइन की कई बोतलें थीं। सुंदर वेट्रेस के पीछे एक मैनेजर खड़ा था। मैनेजर ने व्यक्तिगत रूप से रेड वाइन परोसी। मैनेजर अंदर आया और देव को प्रणाम किया। दोनों खूबसूरत वेट्रेस ने रेड वाइन टेबल पर रखी और चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गईं। पूरे समय कोई भी नहीं बोला।
हालांकि वहां उपस्थित भीड़ असमंजस की स्थिति में थी। ये बात विशेषकर अंशुमान के लिए सच थी, जो तुरंत चिल्ला उठी, ये है रोमानी कोंटी ला रोमानी कोंटी। रोमानी कोंटी एक प्रीमियम वाइन है जिसे रोमानी कोंटी वाइनरी द्वारा उत्पादित किया जाता है। स्वाद के लिए हर साल केवल कुछ हजार बोतलें ही बनाई जाती हैं। इस प्रीमियम वाइन को कई बार दुनिया की शीर्ष 10 सबसे महंगी वाइन में पहला स्थान मिला है। इसकी कीमत 100,000 RMB से ज्यादा है। शराब की एक बोतल की कीमत 100,000 है। यहाँ 6 बोतलें हैं, यानी 600,000। ये किसने मंगवाया? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैंने इस तरह की शराब नहीं मंगवाई। अंशुमान खड़ा हुआ और उसने रोमानो कोंटी को देखा। हालांकि वह वास्तव में इसे पीना चाहता था, लेकिन इन 6 बोतलों के बाद उसकी सालाना तनख्वाह खत्म हो जाएगी। योजक चिन्ह। अध्याय 20। श्री लिन की असली पहचान। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। ये 6 बोतल शराब वास्तव में आपने नहीं मंगवाई थी, लेकिन ये सुश्री याना के कुछ अच्छे इरादे हैं। ये सभी मुफ्त हैं। मी लिन, कृपया इसका आनंद लें। अगर आपको अभी भी रोमानी कोंटी चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं। हम इसे आपके लिए किसी भी समय तैयार कर देंगे। अगर आपको कोई और ज़रूरत है, तो आप इन 2 वेटरों से संपर्क कर सकते हैं। अच्छा खाना खाएं, मैनेजर ने थोड़ा झुककर कहा और चला गया। मैनेजर ने सीधे तौर पर देव की पहचान कंपनी के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में उजागर नहीं की। सोनालिका ने उसे ऐसा करने के लिए विशेष रूप से निर्देश दिया था। आखिरकार देव ने हमेशा कम प्रोफाइल रखी थी। एक तरफ वह देव को कंपनी की ईमानदारी का एहसास कराना चाहता था। कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक इस तरह के विशेष व्यवहार का हकदार था। दूसरी ओर सोनालिका ने कंपनी के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक का दर्जा हासिल कर लिया। कंपनी के 5वें हिस्से के शेयर देव के अधीन थे। मुंबई के शीर्ष 5 सितारा होटल के प्रमुख शेयरधारक के रूप में यह इसके लायक था, भले ही यह 60 या 600 बोतलें ही क्यों न हो। रोमानी कोंटी की 6 बोतलों की तो बात ही छोड़िए। सोनालिका के लिए देव की पृष्ठभूमि पूरी कंपनी से भी बेहतर थी। सिर्फ मुंबई में ही उनके पास करोड़ों की कीमत का विला और स्पोर्ट्स कार थी। अकेले उनकी अचल संपत्ति की कीमत 200 मिलियन से ज्यादा थी। देव के पास कितनी संपत्ति थी? पूरी कंपनी का बाजार मूल्य केवल कुछ अरब था। देव की व्यक्तिगत संपत्ति कंपनी के बाजार मूल्य से भी अधिक थी। देव के पास इतनी सारी संपत्ति थी, जिसका मतलब था कि उसके कई कनेक्शन थे। यदि वे देव को शामिल कर सकें और उसे कंपनी में कुछ सुझाव देने या कुछ समय के लिए कंपनी में काम करने के लिए रख सकें, तो कंपनी एकदम नई दिख सकती है। जब मैनेजर और खूबसूरत वेट्रेस वहां से चले गए तो सभी लोग दंग रह गए। ये कौन सा अवसर था? मुंबई का एक प्रसिद्ध 5 सितारा होटल था। न्यू एरा लिशिंग होटल के मैनेजर यहां एक महत्वपूर्ण पद पर थे। आमतौर पर वे तभी दिखाई देते थे जब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति या होटल के वीआईपी ग्राहक आते थे। यह ऐसा ही मैनेजर था जिसने वास्तव में बॉस लिन शब्द कहा था। इसके अलावा उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सुश्री याना का इरादा बॉस लिन को रोमानी कोंटी की 6 बोतलें देने का था। अंशुमान, गाओ लिक्सियोनक, देविका और जी यूटोग सभी जानते थे कि प्रबंधक किसका जिक्र कर रहा था। कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक सोनालिका। यहां तक कि ऐसे प्रबंधक को भी बॉस लिन के प्रति सम्मान रखना पड़ता था। ये कौन व्यक्ति था जिसे बड़े बॉस सोनालिका भी व्यक्तिगत रूप से शामिल करना चाहते थे? इस कमरे में केवल एक व्यक्ति था जिसका उपनाम लिन था, देव। सबने देव की ओर देखा। मोटाराम और अंशुमान की आंखों में आश्चर्य की कल्पना करना कठिन था। देविका और अंशिका भी आश्चर्यचकित थे। देव को मैनेजर बॉस देव कहकर संबोधित करता था। देव की स्थिति किसी को नहीं पता थी। इस दृश्य को देखकर कई लड़कियां भी चिल्लाने लगीं। बॉस देव,
मैंने तुमसे कहा था कि देव एक बड़ा बॉस है। उसे बॉस देव कहा जाता है। देव एक बड़ा बॉस है। मुझे ये पता था। बिना किसी कारण के उसके पास 20 मिलियन का घर कैसे हो सकता है? यही तो बड़े बॉस का स्वभाव है। मैं हैरान हूँ। देव, तुम ही हमारी कक्षा में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही हो। तुम्हें अपना अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहिए। हे, क्या मैं तुम्हारे यहाँ काम कर सकता हूँ? कई लड़कियां देव को ऐसे देख रही थीं जैसे वे किसी सेलिब्रिटी को देख रही हों। देव की लोकप्रियता ने अंशुमान और मोटाराम की लोकप्रियता को पूरी तरह से कुचल दिया था। उन दोनों ने देखा था कि एक सच्चा टाइकून क्या होता है। भोजन में उसने जो शराब पी थी, वह उनकी वार्षिक तनख्वाह से भी अधिक थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह की शराब बड़े मालिक सोनालिका द्वारा व्यक्तिगत रूप से वितरित की जाती थी। चाहे उसे कितनी भी बोतलें चाहिए हों, वे उसे संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। यह एक बड़े बॉस को मिलने वाला विशेष व्यवहार था। देव असहाय होकर मुस्कुराया। आप लोग मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। यह इतना अविश्वसनीय कैसे हो सकता है? यह एक क्लास रियूनियन है, चाटुकारिता का कार्यक्रम नहीं। अगर आप लोग इसी तरह चलते रहे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सब लोग कुछ खाओ पियो और मौज करो। बहुत से लोग देव की प्रशंसा कर रहे थे लेकिन उसे यह पसंद नहीं आया। यदि वह कभी भी हॉट सर्च सूची में आ गया तो वह तुरंत बेहद लोकप्रिय हो जाएगा। वह इतना सुंदर पैदा हुआ था कि उसने कई युवा लड़कियों को आकर्षित कर लिया। अगर वह लोकप्रिय हो गया तो लड़कियों और आंटियों का एक समूह उसका पीछा करेगा। वह रेस्तरां में अकेले रुबिका से कैसे मिल सकता था? यदि वह वास्तव में लोकप्रिय होना चाहता था तो देव को बस वेबो पर अपनी और रुबिका की एक तस्वीर पोस्ट करने की जरूरत थी और यह संभवतः इंटरनेट पर धमाका कर देगा। उस समय कौन जानता था कि कितनी एजेंसियां देव के साथ काम करना चाहेंगी और कितनी लड़कियां उसकी प्रशंसक बन जाएंगी। ये बहुत परेशानी वाली बात थी। देव को अपने हाथों में इतनी सारी चीजें रखना पसंद नहीं था। ठीक है भाई देव, आप कमाल के हैं। मुझे लगता है कि आज मैं वाकई आपकी चापलूसी करने में कामयाब रहा हूं। मैं इतनी अच्छी वाइन भी पी सकता हूं। भाई देव, मुझे आपका गिलास भरने दो। इतनी अच्छी वाइन न पीना बेकार है। अंशुमान ने वाइन उठाए और देव के कप में डाल दी। एक घूंट पीने के बाद देव ने सिर हिलाया। सब ठीक है। अंशुमान और मोटाराम ने एक दूसरे को देखा। ये शराब ठीक ठाक थी। ये शराब की एक बोतल थी जिसकी कीमत 1 लाख युआन थी। एक घूंट की कीमत कुछ हजार युआन होगी। देव की बात सुनकर सभी ने उसकी प्रशंसा करना बंद कर दिया। हालांकि बहुत से लोगों की उसमें दिलचस्पी बढ़ गई। देविका और अंशिका को थोड़ा अफसोस हुआ। अगर वे ग्रेजुएशन के बाद देव के संपर्क में रह पाते तो शायद उन्हें एक अमीर परिवार में शादी करने का मौका मिल जाता। अभी देव एक सच्चा टाइकून था। दोनों लड़कियां देव को मुस्कुराते हुए देख रही थीं। उनका रवैया पहले से बिल्कुल अलग था। इसमें प्रशंसा और स्नेह का भाव था। ये सोने की खुदाई नहीं बल्कि वास्तविकता थी। यदि आप लेखक की तरह सुंदर हैं तो आपको पता होगा कि लड़कियां कितनी सक्रिय हो सकती हैं। बहुत सारी शराब पीने के बाद देव को थोड़ा चक्कर आया और धीरे धीरे वह सो गया। जैसे जैसे आसमान धीरे धीरे काला होता गया, कई छात्र अभी भी संतुष्ट नहीं थे। चलो, मैंने शराब नहीं पी है। मुझे भाई देव को वापस भेज दो, मोटाराम ने कहा। ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे। मुझे डर है कि आप उसे अकेले नहीं ले जा पाएंगे, अंशुमान और देविका और अंशिका ने कहा, जो उसके बगल में थे। दोनों लड़कियां देखना चाहती थीं कि देव कहाँ रहता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था। वे केवल देव को रेस्तरां में भेज सकती थीं और उसके होश में आने का इंतजार कर सकती थीं। मोटाराम और अंशुमान देव को कार तक ले गए। कई छात्र दरवाजे पर खड़े होकर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वेटर अभी भी विनम्र थे।
देविका एक वेट्रेस के पास गया और उत्सुकता से पूछा, क्या आप जानते हैं कि देव कौन है? मैंने देखा कि आपका मैनेजर उसके साथ बहुत विनम्र था और उसे बॉस लिन भी कहता था। अंशिका भी उत्सुक थी। कुछ लड़कियां भी वेट्रेस को देख रही थीं। वेट्रेस ने देव को देखा, जो सो गया था। उसकी आंखें ईर्ष्या से भरी हुई थीं। उसने कहा, क्या तुम लोग नहीं जानते कि बॉस देव कौन है? मैनेजर तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन ये खबर छिपाई नहीं जा सकती। बॉस लिन वास्तव में हमारी कंपनी में दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक हैं, सुश्री याना के बाद दूसरे नंबर पर। मैंने सुना है कि उनके पास 20% शेयर हैं। आप लोग ऑनलाइन जाकर जांच कर सकते हैं। देविका, अंशिका और कई अन्य छात्र दंग रह गए। तो ये थी देव की असली पहचान। मुंबई के शीर्ष 5 सितारा होटल के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में उनके पास 20% शेयर थे। दूसरे शब्दों में, देव की कुल संपत्ति पहले से ही 100 मिलियन से अधिक थी। कोष्टक। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का चैप्टर पसंद आया होगा।